नमस्कार बॉस, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। खबर छत्तीसगढ़ से। केंद्रीय विद्युत और आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने अपने रायपुर प्रवास के दौरान छत्तीसगढ़ में ऊर्जा और शहरों में आवास और जन सुविधाएं विकसित करने के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की है। उन्होंने मंत्रालय में आयोजित बैठक में कहा है कि राज्य और केंद्र सरकार के बेहतर समन्वय से छत्तीसगढ़ का तेजी से विकास होगा। छत्तीसगढ़ में बिजली और आवास से संबंधी सभी आवश्यकता पूर्ण करने के लिए भारत सरकार की ओर से पूर्ण सहयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में अनेक सुधारवादी कदम उठाए जा रहे हैं, जन आकांक्षाओं के अनुरूप काम किए जा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बैठक में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल को धन्यवाद देते हुए कहा है कि कार्यभार संभालने के 1 महीने के भीतर ही वह यहां विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। उनके सहयोग से राज्य में विकास की गति को तेज करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा है कि बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्य में तेजी से काम हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ जल्द ही पावर सरप्लस स्टेट का दर्जा वापस ले लेगा। विभिन्न मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। कर्मचारी संघ के महासचिव अवधेश शुक्ला ने कहा है कि सरकार बनने से पहले कर्मचारी हित में जो घोषणा पत्र में घोषणा किए गए थे वो आज तक पूरे होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो वहीं मांगे पूरी नहीं होने की स्थिति में योजनाबद्ध तरीके से आंदोलन की बात कही गई है। संयुक्त कलेक्टर अजीत पुजारी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ का ज्ञापन प्राप्त हुआ है, जो हमारी तरफ से शासन को प्रेषित कर दिया गया है। सोलहवें केंद्रीय वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया 4 दिनों के छत्तीसगढ़ आवास पर स्वामी विवेकानंद विमानतल रायपुर पहुंचे। उनके साथ आयोग के सदस्य सहित दल के अन्य सदस्य भी आए हैं। दल का स्वागत वित्त विभाग के सचिव मुकेश बंसल और रायपुर कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने अतिथियों का आत्मीय स्वागत किया है। अतिथियों को राजकीय गमछा पहनाया गया है और पुष्प गुच्छ भेंट करके उनका स्वागत किया है। केंद्रीय वित्त आयोग के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार गुरुवार को केंद्रीय वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से उनके मंत्रालय स्थित कक्ष में मुलाकात और चर्चा की। इस बैठक को मुख्यमंत्री साय ने संबोधित किया और राज्य की वित्तीय आवश्यकताओं सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा भी की। राजनांदगांव नगर निगम में ने 200 सफाई कर्मचारियों को काम पर नहीं लिए जाने के मामले को लेकर सफाई कर्मचारियों ने नगर निगम परिसर में धरना प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। सफाई ठेका पद्धति में कार्य करते हुए राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र की सफाई व्यवस्था संभाल रहे लगभग 300 सफाई कर्मचारियों को ठेकेदार ने कार्य से हटा दिया है, जिसके बाद नगर निगम ने महज 100 सफाई कर्मचारियों को कार्य बहिष्कार यानी कि कार्य पर रखा है। और बता दें आपको कि 200 कर्मचारियों को कार्य पर नहीं रखने के मामले को लेकर सफाई कर्मचारियों ने नगर निगम परिसर में धरना प्रदर्शन करते हुए सभी सफाई कर्मचारियों को कार्य पर रखने की मांग की है। सफाई कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष गोलू नायक ने बताया है कि बीते 8 जुलाई को निगम ने 100 सफाई कर्मचारियों को कार्य में रखने की स्वीकृति दी गई है और 200 लोगों को कार्य पर नहीं रखा गया। उन्होंने कहा कि ठेका पद्धति में 300 कर्मचारी कार्यरत थे, जिसमें से 100 लोगों को कार्य पर रखा गया है और 200 लोगों को निकाल दिया गया है, जो कि कई दशकों से शहरी और शहर की सफाई व्यवस्था में जुटे हुए थे। उन्होंने मांग की है कि ठेका पद्धति में काम करने वाले सभी सफाई कर्मचारियों को कार्य पर रखा जाए। राजनांदगांव कलेक्टर कार्यालय के सामने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते हुए महिला बाल विकास मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है और अन्य राज्यों की भांति दोपहर 1 बजे तक आंगनबाड़ी संचालन की मांग की है। मानदेय में बढ़ोतरी शासकीय कारण जैसी अपनी प्रमुख मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायताओं ने धरना प्रदर्शन का आयोजन किया। इस आयोजन में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका शामिल हुई हैं। इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 26,000 रुपए और सहायिकाओं को प्रति महीने
18,000 रुपए मानदेय दिया जाए। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए। इस दौरान C2 यूनियन की प्रदेश सचिव ईश्वरी साहू ने कहा है कि शासन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को जो साड़ी दी जा रही है वो गुणवत्ताहीन है। सरकार इसी साड़ी के जगह नगद राशि दे, जिससे कि हम गुणवत्तापूर्ण साड़ी खरीद सके। जनपद पंचायत शक्ति के ग्राम पंचायत बेलाडी में कागजों पर बही विकास की धारा की शिकायत पर जांच अधिकारी जांच करने तो पहुंचे, मगर जांच के पहले शिकायतकर्ताओं को नोटिस तक नहीं भेजा गया। और जब अचानक से शिकायतकर्ताओं को पता चला कि आज भ्रष्टाचार की शिकायत की जांच होने वाली है, तब शिकायतकर्ता मौके पर पहुंचे, मगर जांचकर्ता जो है बताई जा रहा है कि जांचकर्ता अधिकारी राजकुमार रात्रे और उनके अन्य साथी ने शिकायतकर्ता को घुमाने लगे और उनको गुमराह कर भ्रष्टाचारी सरपंच और सचिव को बचाने का प्रयास करते हुए दिखाई दिए। मगर जब उसी बीच पत्रकारों में पंचायत जांच के नाम पर चल रही लीपापोती का वीडियो बनाना शुरू किया, तो जांच अधिकारी राजकुमार रात्रे वीडियो बनाने से मना करने लगे। मगर जब पत्रकारों ने वीडियो बनाना नहीं रोका, तो जांच अधिकारी राजकुमार रात्रे और उनके अन्य साथी वहां से भागने लगे, जिससे ये साफ होता है कि कुल मिलाकर जांच में गए अधिकारी लेन देन न करके, निष्पक्ष जांच न करके भ्रष्टाचारी सरपंच और सचिव को बचाने की कोशिश कर रहे थे। सरगुजा जिले के लुंड्रा विकासखंड ग्राम पंचायत कोरीमा के आश्रित ग्राम बासा में ग्रामीण आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है और ऐसे में आखिरी गांव तक विकास पहुंचाने का दावा इस गांव की हकीकत देखने से पता चलती है। दरअसल ग्राम पंचायत कोरीमा के आश्रित ग्राम बासा के ग्रामीण लंबे समय से सड़क, पेयजल सहित मूलभूत सुविधाओं को लेकर लगातार सरपंच, सचिव सहित जिम्मेदार अधिकारियों के पास गए, लेकिन आज तक उनकी समस्याएं दूर नहीं हुई है। बरसात के दिनों में ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नाले के किनारे छोटे से डोडी से पानी पीने के लिए वो मजबूर हैं। आज ग्रामीणों ने जैन दर्शन में पहुंचकर कलेक्टर से अपनी समस्याओं को बताया है। बताया भी गया है कि 266 परिवार इस समस्या से प्रभावित है, जो कि इन मूलभूत समस्याओं से जूझ रहे हैं। न तो सरपंच, सचिव ध्यान दे रहे हैं और न ही जनप्रतिनिधि। ऐसे में ग्रामीण आज कलेक्टर सरगुजा के पास पहुंचकर ज्ञापन सौंप चुके हैं। खैरागढ़ के स्कूलों में लंबे समय से अनुपस्थित चल रहे 3 शिक्षक और 1 सहायक ग्रेड 3 को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। कलेक्टर चंद्रकांत वर्मा के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी और जनपद सीईओ खैरागढ़ ने बर्खास्तगी के आदेश जारी किए हैं। गौर करने वाली बात यह कि कलेक्टर ने अपने कर्तव्य स्थल पर अनुपस्थित सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तो बता दें आपको कि शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है और बताया जा रहा है कि जिस तरह से ये बड़ी कार्रवाई हुई है और बर्खास्त किया गया है, यहाँ पर अनुपस्थित चल रहे 3 शिक्षकों को बर्खास्त किया गया है। बताया जा रहा है कि ये छुट्टी पर चल रहे थे कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं। और अब बात मध्य प्रदेश की कॉलेज स्टूडेंट्स को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल मध्य प्रदेश के सरकारी कॉलेज में छात्रों के लिए ड्रेस कोड लागू किया जा रहा है। सबसे पहले पीएम श्री एक्सीलेंस कॉलेज में ड्रेस कोड लागू किया जाएगा। इसके बाद अन्य सभी सरकारी कॉलेजेस में भी इस ड्रेस कोड लागू करने की प्लानिंग है। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने इस मामले में जानकारी दी है। परमार ने कहा है कि नया ड्रेस कोड लागू होने से कॉलेजेस परिसर में बाहरी लोगों की पहचान आसानी से हो सकेगी, क्योंकि अभी कई बार कॉलेज में बाहरी लोगों के प्रवेश की शिकायतें आती रहती है। कई तरह की घटनाएं हो जाती है, जिस वजह से ड्रेस कोड लागू किया जा रहा है। वहीं शिक्षा मंत्री का ये भी कहना है कि गणवेश लागू होने से कॉलेज में स्टूडेंट के बीच एक रूपता का भाव भी आएगा। छात्र और छात्राएं दोनों के लिए ड्रेस कोड लागू किया जाएगा।
में विधानसभा चुनाव समय से पहले अक्टूबर महीने में हो सकता है। बता दें आपको कि चुनाव 2 या 3 चरणों में हो सकता है। भारत निर्वाचन आयोग और राज्य के मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग की तैयारियों से ये संभावनाएं बन रही है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने भारत निर्वाचन आयोग की टीम 2 दिवसीय दौरे पर बुधवार को रांची पहुंची और आयोग की टीम में वरीय उप निर्वाचन आयुक्त धर्मेंद्र शर्मा, वरीय उप निर्वाचन आयुक्त नीतीश कुमार व्यास और प्रधान सचिव अरविंद आनंद आदि सम्मिलित हैं। टीम ने रांची पहुंचने के बाद मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। टीम ने पतरातू स्थित पतरातू पर्यटन विहार स्थित सभागार में राज्य में मतदाता सूची के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 के तहत चल रहे कार्यों को लेकर सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ समीक्षा करेगी। साथ ही विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेगी। इधर टीम के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट आगमन पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार, SPNO अमोल वी होमकर, अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नेहा अरोड़ा के साथ रांची जिला के वरीय पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक 12 जुलाई से 14 जुलाई तक रांची के सरला बिरला विश्वविद्यालय में आयोजित कराई जाएगी। बता दें कि सरला बिरला विश्वविद्यालय के सभागार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अम्बेडकर ने बताया है कि अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक में पूरे देश भर से संघ की दृष्टि से 46 प्रांतों के प्रांत प्रचारक, सह प्रांत प्रचारक, क्षेत्र प्रचारक और अखिल भारतीय कार्यकारिणी के कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे। सुनील अम्बेडकर ने बताया है कि इस बैठक में संघ के विभिन्न कार्य योजनाओं पर चर्चा और समीक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि संघ की प्रतिवर्ष 3 महत्वपूर्ण बैठकें होती हैं और इस बैठक में हाल ही में संपन्न हुए प्रशिक्षण वर्ग और विभिन्न विषयों और उनके क्रियान्वयन सहित संघ के सभी कार्य विभाग के कार्यों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही सरसंघ चालक मोहन भागवत के देश भर में प्रवास के विषय पर भी चर्चा होगी। अम्बेडकर ने बताया कि वर्तमान में देश भर में 73,000 शाखाएं संचालित की जा रही है। संघ के दृष्टि से प्रतिवर्ष प्रमुख रूप से 3 बैठकें होती है। 2 बैठकें जिसमें प्रस्ताव आदि होते हैं। एक अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा वो सामान्यतः मार्च में होती है। एक अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल जो सामान्यतः अक्टूबर में होती है और ये सामान्यतः जुलाई में देश भर में संघ की रचना में जो 46 प्रांत है उन प्रांतों के जो प्रांत प्रचारक है और उनके सहयोगी सह ये सभी लोग एकत्रित आते हैं। ऐसी अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक का आयोजन 12, 13 और 14 जुलाई को यहाँ पर हो रहा है। सामान्यतः बैठक की दृष्टि से विभिन्न प्रकार के विषयों पर यहाँ चर्चा होती है। ये वर्ष भर की योजना और उसके विवरण, उसका पूरा क्रियान्वयन, इसके बारे में मुख्यतः यहाँ चर्चा होती है। अभी कुछ दिनों पूर्व ही मई और जुलाई में, मई और जून में संघ के प्रशिक्षण वर्ग समाप्त हुए। वहीं जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र स्थित डीपी ज्वेलर्स में हुए 1 करोड़ 30 लाख रुपए के लूट कांड का रांची पुलिस ने खुलासा कर दिया। इस मामले में मुख्य आरोपी सहित 8 को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अपराधियों में 7 पलामू और 1 गढ़वा जिले का रहने वाला बताया जा रहा है। बीते 28 जून को बिरसा चौक के पास स्थित जेवर दुकान के अंदर 4 अपराधियों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने गिरफ्तार अपराधियों की निशानदेही पर 8.5 किलो चांदी और 450 ग्राम से अधिक सोना बरामद किया है। साथ ही 5 हथियार भी बरामद किए गए हैं। इनमें से एक अपराधी हत्या के मामले में वांछित था। जेल में बंद सुबोध सिंह नाम के अपराधी ने इन्हें जेवर दुकान में लूट को कैसे अंजाम दिया जाए इसकी पूरी ट्रेनिंग दी थी और अपराधी पिछले 1 महीने से लूट की योजना बना रहे थे। इस लूटकांड को अंजाम देने के बाद अपराधी उड़ीसा में भी लूट की घटना को अंजाम देने के फिराक में थे। डीपी ज्वेलर्स में हुई लूट की घटना के बाद एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने SIT का गठन किया था। इस कांड के उद्भेदन में शामिल पुलिस पदाधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा। ये 28 जून को बिरसा चौक के नजदीक लूट हुई थी जेवर दुकान में और काफी मेहनत रांची पुलिस की टीम ने किया और
मेहनत का ये आलम था कि हम तो हमारे कई पदाधिकारी लगातार सोए नहीं, लगातार एक सूचना के सत्यापन के बाद दूसरी सूचना का सत्यापन, और ये चेन रिएक्शन था। और सत्यापन करते करते फिर अभियुक्तों का पता लगाना, फिर अभियुक्तों का पता लगा छापेमारी करना और गिरफ्तार करना, और उसके बाद जो है जो लूटे गए जेवर, बाइक, बैग, जिस हेलमेट को पहनकर अपराधी आए थे उन सबकी बरामदगी। ये बड़ा ही टफ टास्क था, लेकिन बहुत कम समय में रांची पुलिस टीम ने इसे किया है। कुल 8 आदमी गिरफ्तार हुए हैं। बाजार में दो पड़ोसियों की लड़ाई में एक 64 वर्षीय बुजुर्ग महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला स्वर्गीय नंदलाल पासवान की पत्नी कौशल्या देवी हैं, जिसको उनके पड़ोसी ने मारपीट कर घायल कर दिया था, जिसके साथ ही कौशल्या देवी की शरीर पर काफी चोटें आई हैं। घर वालों ने उन्हें इलाज के लिए केंद्रीय अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टर्स ने मारपीट की घटना की जानकारी बेरमो थाने को दी है। सूचना मिलने पर बेरमो थाने की पुलिस केंद्रीय अस्पताल डोरी पहुंचकर घटना की जानकारी लेने पहुंची और जांच में जुट गई। आपकी माँ को कैसे कैसे मारा गया था? मारा था, डंडा से पहले मारा गया था, फिर ठेल दिया और फिर डंडा से पक्का उठाने लगा, तब जाके हम हाथ पकड़े डंडा बस, और बहुत मारा, बेदर्दी मारा, 3-4 बार मारा था। मेरा बीवी के भी मारा था, पत्थर भी ढेला चलाता था, पूरा कस के मारा था। हम केस करेंगे हम बार बार मारते रहे, बार बार हम दौड़ते रहेंगे साथ। पहले आपके परिवार को? हाँ, बहुत छोटा था बच्चा, खेला था बालू में और घर में घुसा के मारा था मेरा बीवी को। आपने थाना में आवेदन दिया है? दिए के बाद दे चुके हैं। कोई कार्रवाई थाना की तरफ से? कोई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। आगे अभी आप क्या करना चाहते हैं? हम केस करेंगे। वहीं धनबाद में 8 लाइन सड़क के समीप अनाया मार्केट की 3 दुकानों में चोरी का मामला सामने आया है। बता दें आपको कि जहां पहले चाय की दुकान में सेंधमारी का इंटर बैटरी, 1800 नकद, गुटखा, सिगरेट सहित 40,000 रुपए का सामान उड़ा ले गए, वहीं उसी मार्केट में सानवी एंटरप्राइजेस में लगे सीसीटीवी कैमरे को भी तोड़ दिया गया। साथ ही छड़ दुकान की खिड़की काटकर भी जो छड़ भी चोरी करके ले गए हैं। इसी दौरान मार्केट में काम कर रहे टाइल्स मिस्त्री के कटर मशीन पर भी चोरों ने हाथ साफ कर दिया है। हालांकि इस दौरान चोरों की करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई है। दुकानदार ने इसकी शिकायत लिखित में दी है। बरवा अड्डा थाने में इसकी शिकायत कराई गई। रात करीब 1:06 में जो है 2-3-4 चोर जो है आकर यहाँ पर चाय दुकान से जो है बैटरी, इन्वर्टर, पंखा और कैश पैसा जो है यहाँ से चोरी कर गए। दीवार को तोड़कर जो है, बस जो है हम लोग यही चाहते हैं, इससे पहले भी एक बार चोरी हो चुका है यहाँ पे, और हम लोग यही चाहते हैं कि जो है प्रशासन की पेट्रोलिंग गाड़ी जो है यहाँ समय समय पर अपना जो है रात में आकर घूमे, देखे। छड़ दुकान है बगल में, वहाँ पर जो है खिड़की तोड़कर घुसकर जो है चोरी को अंजाम दिया गया है, और हमारे भी दुकान का जो है सीसीटीवी उसको जो है रड से मार के जो है क्षतिग्रस्त कर दिया गया। महाराष्ट्र में 12 जुलाई को विधान परिषद का चुनाव होना है, और इस बार के चुनाव में खास बात यह है कि विधान परिषद की कुल 11 सीटों पर 12 उम्मीदवार चुनावी मैदान में। इस वजह से चुनाव में क्रॉस वोटिंग की अटकलें भी तेज हो गई है। इस बीच विपक्षी दलों के महाविकास अघाड़ी गठबंधन ने इस सियासी खतरे को पहले ही भांप लिया है। इसे देखते हुए विपक्ष वोटिंग से पहले अपने विधायकों को एनडीए के संपर्क में आने से रोकने के लिए उन्हें रिजॉर्ट में शिफ्ट कर चुका है। और बता दें आपको कि सूत्रों की माने तो कांग्रेस उद्धव ठाकरे और शरद पवार के एनसीपी के विधायकों को भी होटल में शिफ्ट करने पर विचार किया जा रहा है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।